हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि सामाजिक समूह। देखिए, सामाजिक समूह के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सामाजिक समूह से ही सारे ग्रुप की उत्पत्ति होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कंसेप्ट रहेगा। देखा जाए तो सामाजिक समूह के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा। समाज का निर्माण मानवीय अंतक्रियाओं से होता है। आपको तो पता ही होगा कि समाज शास्त्र जो है संबंधों का जाल है, यानी देखा जाए तो समाज शास्त्र का निर्माण मानवीय अंतक्रियाओं से होती है, जिसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ रहता है। वो रूप कुछ भी हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मनुष्य परंपरा क्रिया करते हैं, यानी मनुष्य में अंतक्रियाएं होती रहती है और संचार भी करते हैं और सामाजिक सामूहिकताओं का निर्माण भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज के निर्माण मानवीय अंतक्रियाओं से होता है और मनुष्य परंपरा क्रियाएं भी करते हैं, संचार भी करते हैं और सामाजिक सामूहिकताओं यानी सामूहिकताओं का निर्माण भी करते हैं। इन सामूहिकताओं का सामाजिक समूह कहा जाता है, क्योंकि जो समाज में हम रह के कार्य करते हैं उन सबको सामाजिक समूह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम अंतर्क्रियाएं हो रही होती है और ये हर समाज में मौजूद होती है। देखा जाए तो हर समाज का मतलब है, चाहे जीव जंतु का हो, कीड़े मकोड़े का हो या मनुष्य का हो, सभी समाजों में ये मौजूद होता है, क्योंकि अंतक्रियाएं हर जगह होती है। कहते हैं कोई भी जीव जंतु हो स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, उसको दूसरे की आवश्यकता होती है। जब तक अंतर्क्रियाएं नहीं होगी वो सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। इसलिए सामाजिक समूह में जो है अंतक्रियाओं को देखा गया है। एक ही समूह के अन्य लोगों के साथ हमारे बीच कुछ समानताएं जरूर होती है। एक समूह के अन्य लोग हों, उनमें के बीच कुछ न कुछ समानताएं आपको जरूर नज़र आ जाएगी। हम समूह के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। हमारी जो पहचान बनती है किसी एक समूह में रह के बनती है और समूह हमारे लिए अपनेपन की भावनाएं पैदा भी करती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम समूह के साथ अपनी पहचान बनाते हैं और समूह हमारे लिए अपनेपन की भावना पैदा कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। हालांकि देखें तो मौजूदा समूहों के प्रकार अलग अलग समाजों में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग समाजों में उनकी विभिन्नता भी देखने को मिल सकता है। और इस प्रकार सामाजिक समूह का तात्पर्य लगातार बातचीत करने वाले व्यक्तियों के एक समूह से है, जो किसी दिए गए समाज के भीतर सामान्य रुचि, संस्कृति, मूल्य और मापदंडों को साझा करते हैं। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक समूह का तात्पर्य लगातार बातचीत करने वाले व्यक्तियों के एक समूह है, जो किसी दिए गए समाज के भीतर सामान्य रुचि, संस्कृति, मूल्य और मापदंडों को साझा करते हैं। तो ये हम सामाजिक ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें आपसी अंतक्रियाएं होती रहती है। इन सब बातों को यहाँ पर हर्टन्स और हंट के अनुसार इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी। यानी इन सब बातों को हंट और हर्टन्स ने काफ़ी महत्व रखा था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक समूह उन लोगों के समुच्चय या श्रेणी है जिनमें सदस्यता और अंतक्रियाओं की चेतना होती है। यानी सामाजिक समूह उन लोगों का समुच्चय या श्रेणियां हैं जिनमें सदस्यता और अंतक्रियाओं की चेतना भरी हुई होती है। तो हंटर और हंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई। देखा जाए तो एक समूह एक श्रेणी है से भिन्न होती है, यानी एक समूह जो है एक श्रेणी से भिन्न नज़र आती है। यदि आप एक व्यक्ति के रूप में एक ही श्रेणी में हैं तो आप सामान्य विशेषताओं को साझा कर सकते हैं। जैसे देखें तो आपकी उम्र, ऊंचाई, आप दोनों चश्मे पहनते हैं लेकिन आप बातचीत नहीं कर सकते हैं या अपनेपन की भावना महसूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का भी महत्वपूर्ण बात है
कि एक समूह एक श्रेणी से विभिन्न हो सकती है। यदि आप एक व्यक्ति के रूप में एक ही श्रेणी में हैं तो आप सामान्य विशेषताओं को साझा भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप अलग हैं। जैसे मान लीजिए आप दोनों की ऊंचाई सेम होगी, उम्र भी सेम होगा, आप दोनों चश्मे पहनते होगे, लेकिन बातचीत नहीं कर सकते, अपनेपन की भावना महसूस नहीं कर सकती। मान लीजिए एक एम्प्लॉयज़ है और एक मालिक है, उम्र भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, दोनों चश्मे भी पहनते हैं, लेकिन आपसी जो है मन की बातें, भावनाओं की बातें आपस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर रुतबा सामने आ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझ के लिए है। देखा जाए तो समुच्चय को इस प्रकार केवल उन लोगों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक ही समय में एक ही स्थान पर हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई निश्चित संबंध साझा नहीं करती हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो सकता है कि जो एक ही समय में एक ही स्थान पर हैं, लेकिन एक दूसरे से साथ कोई विशेष संबंध साझा नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो तो रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा कर रहे यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण हैं। ऐसे समुच्चय को अक्सर अर्ध समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एक ही चीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये में सारे व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य के लिए कार्यरत होते हैं, और इस तरह के समुच्चय को हम जो है अर्ध समूह कहते हैं। अब अर्ध समूह क्या होता है, चलिए देखते हैं। अर्ध समूह की बात यहाँ पर जैसे आया है, कहते एक अर्ध समूह को एक समुच्चय या संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अर्ध समूह जो एक संयोजन का कार्य करता है, जिसमें संरचना या संगठन का थोड़ा अभाव जरूर होता है, और जिसके सदस्य समूहों के अस्तित्व के बारे में अनजान या कम जागरूक हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अर्ध समूह को एक सच्चे या समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संरचना या संगठन का अभाव होता है, और जिसके सदस्य समूहों के अस्तित्व के बारे में अनजान या कम जागरूक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक वर्ग हो गया, स्थिति समूह हो गया, आयु समूह हो गया, लिंग समूह और समूह हो सकती हैं। यानी देखा जाए तो इन सबको हम अर्ध समूह कह सकते हैं। जैसे सामाजिक वर्ग हो गया, स्थिति समूह हो गया, आयु समूह हो गया, या लिंग समूह हुआ। समय के साथ और विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे समुच्चय समाजशास्त्रियों के रूप में परिभाषित एक सामाजिक समूह का रूप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समय के साथ और विशेष परिस्थितियों में ऐसे समुच्चय समाजशास्त्री रूप से परिभाषित एक सामाजिक समूह का रूप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक ही जाति के लोग जाति आधारित राजनीतिक दल बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि भारत में ऐसा प्रावधान है कि जाति के अंतर्गत भी राजनीतिक दल बनाए गए हैं, और कोई न कोई राजनीतिक दल जो है किसी न किसी जाति से जो है काफ़ी आकर्षित हो रखी हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हम जातियों पर राजनीतिक दल बना रहे हैं। कहते हैं आप भारत के, तो भारत के लिए क्यों नहीं बनाती हो? आप जातियों पर क्यों बनाती हो? कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई फारसी, सभी अपने अपने धर्म के अंतर्गत राजनीतिक दल बना रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को सामाजिक समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक दलें जो है एक सामाजिक समूह बना रहे हैं, क्योंकि सदस्य अपनी बातचीत और जुड़ाव के प्रति सचेत होंगी। क्योंकि आपको पता है शायद उनके विचार ये होंगे कि उनके जाति के राजनीतिक दल ही उनका जो है संरक्षण कर सकते हैं, और ये ही उनके जो है जुड़ाव के प्रति सचेत होंगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो आगे हमारे समक्ष है सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच अंतर। आखिर सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच क्या अंतर हो सकता है? देखा जाए तो लोगों का एक समूह किसी बिंदु पर अर्ध समूह और विशेष परिस्थितियों में एक सामाजिक समूह का रूप ले सकते हैं। देखिए ये समझने के जरूरी है, लोगों का एक समूह किसी बिंदु पर उसे अर्ध समूह कहेंगे, यानी लोगों का समूह अर्ध समूह कहलाएगा। लेकिन जब कोई
विशेष परिस्थिति में एक समाज समूह का रूप लेते हैं तो इसे समाज समूह कहेंगे, यानी लोगों का समूह को हम समूह कहेंगे। लेकिन कोई विशेष कार्य के लिए जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो है हम समाजी समूह कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि अर्ध समूह का मतलब है कुछ लोगों की समूह, अर्ध समूह का मतलब हुआ कुछ लोगों के समूह। लेकिन जब कोई किसी उद्देश्य के साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं तो इसे हम सामाजिक समूह कहेंगे। उदाहरण के लिए मुहासों और फुंसियों के बारे में चिंता करने वाले किशोर, महानगरीय शहरों में रहने वाले किशोर आदि अर्ध समूह के उदाहरण हो सकते हैं। ये सब जो है किशोर किशोरियाँ जो है महानगर में रहते हैं, एक तरह के अर्ध समूह हैं क्योंकि अलग अलग उद्देश्य से कार्यरत होते हैं। लेकिन जब ये एक साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे सामाजिक समूह। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जब किशोरों का समूह एक ही कक्षा में पढ़ रहा हो, सामान्य मित्रों का समूह आदि हो, तो वो सामाजिक समूह बन जाता है। यानी देखिए, जब वो कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक समूह में ये मित्र इकट्ठा हो जाते हैं तो इसे सामाजिक समूह का नाम दिया जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए सामाजिक समूह की विशेषता, जो कि हमारा अगला पॉइंट आया है, सामाजिक समूह की विशेषता। यह कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्नलिखित विशेषता होनी ही चाहिए। और वो विशेषता क्या है? निरंतरता प्रदान करने के लिए लगातार बातचीत होनी चाहिए आपस में, इन अंतक्रियाओं का एक स्थिर पैटर्न बनाना चाहिए, अन्य सदस्यों के साथ अपनेपन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि अन्य सदस्यों के साथ अपनेपन की भावना जरूर रहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं, समूह और अपने स्वयं के नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर देखा जाए तो साझा हित होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि साझा सबका हित होना चाहिए, सब एक ही उद्देश्य से कार्यरत रहें। सामान्य मापदंडों और मूल्य की स्वीकृति होनी चाहिए और एक निश्चित संरचना होनी चाहिए। एक निश्चित संरचना भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक समूहों के प्रकार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, सामाजिक समूहों के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया है। कहते हैं सबने अपने विचारधाराओं के अनुसार जो है सभी समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूहों को अलग अलग वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में वो विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समूह को जो है अलग प्रकार दिए हैं। किसी ने रिश्तों के आधार पर, आकार के आधार पर इसको प्राइमरी समूह और माध्यमिक समूह बनाया है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप बनाया है। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। यह अपने सदस्यों के बीच साझा किए गए संबंधों के आकार प्रकार के आधार पर कूली द्वारा दिया गया सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण है। हम जो है कूली का द्वारा दिया गया सामाजिक वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी के अंतर्गत हम इसको जो है दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीय समूह, यानी प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर कूले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्राथमिक समूह के बारे में यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट ही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड्स है, त्रिपाण सेंटर में जाके जो इसके बारे में विस्तार पूर्वक देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हम चैप्टर के अंतर्गत कर रहे हैं। तो प्राथमिक समूह में देखें तो प्राथमिक समूह लोगों का एक छोटा होता है, यानी प्राथमिक समूह आकार में छोटा होता है और इसकी विशेषता अंतरंग, आमने सामने की भावनात्मक रिश्ते भी सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो परिवार, सहकर्मी समूह यानी पीर ग्रुप इसके काफ़ी महत्वपूर्ण है और फैमिली इसके सबसे अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें हम आपस में जो होते हैं अपनी भावनात्मक रिश्तों का जो है इजहार करते हैं। देखा जाए तो द्वितीय समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है और द्वितीय समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अगर प्राइमरी ग्रुप छोटा होता है तो द्वितीय ग्रुप जो होती है आकार में बहुत बड़ा होता है और ये औपचारिक अनौपचारिक संबंधों द्वारा चिन्हित होते हैं, यानी आपसी संबंध यहाँ पर दूर दूर तक नहीं होते हैं, सिर्फ ये औपचारिक और अभियुक्त संबंधों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हो आप क्लब, रेजिस्टेंस, वेलफेयर एसोसिएशन, यानी ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, सभी के सभी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्यरत होते हैं।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण हो सकता है। ये क्लब में भी देखिए प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, आते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन आपसी संबंध इनमें कहीं नहीं होता है और ये आकार में बड़ा भी होते हैं, जबकि प्राइमरी ग्रुप बहुत आकार में छोटा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है एग्ज़ाम व्यू से और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चों का केयर होगा और ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए शेयर की भावना कभी मन से जाने नहीं दीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर बहुत साधारण है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है और यहाँ 8 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे जो है चीज़ उपलब्ध है, सारे वीडियो उपलब्ध हैं जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव कीजिए।